हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरह से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज स्पेशल है क्लास 8 के लिए। ठीक है, आज मैं स्पेशल वीडियो क्लास 8 के लिए लेके आया हूं क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास 8 के विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि सर एक क्लास 8 का वीडियो भी अपलोड कर दिए। तो मैं आज क्लास 8 के लिए वीडियो लेके आया हूँ। उनके लिए मैं स्पेशली मॉडल सेट 1 में जो उनका मैथ का मॉडल सेट 1 में जो 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 क्वेश्चन तैयार किए गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। तो जितने भी क्लास 8 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, अपने दोस्तों तक में शेयर करिए, अपने भाई रिलेटिव में हर किसी को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बाकी का डिस्कशन बाद में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, क्लास 8 का पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्या कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या आपको बताना होगा 1/2 का। आपको कुछ ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इसमें से आपको चेक करना होगा फटाफट से कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए, इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करिए। 1/2 की बात कही गई है, यानी 1/2 में हम क्या संख्या गुना करेंगे ऊपर नीचे जिससे हम एक समतुल्य परिमेय संख्या मिल सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है ना, ये 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नीचे 3 है, तो दो में हम कोई भी संख्या गुना करके 3 नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और ना ही हम मतलब कि 2 में कोई भी 1/2 में कोई भी ऊपर नीचे संख्या गुना करके हम 1/3 नहीं ला सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इसका नहीं होगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्यों ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 2/4। तो इसका मतलब ये है कि हम 1/2 में ऊपर नीचे 2 गुना करके हम 2/4 ला सकते हैं। ठीक है, 2/4 हम ला सकते हैं, तो यानी कि 1/2 का समतुल्य क्या होगा, 2/4 होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? योज्य प्रतिलोम जैसे कि आपको अगर कहे कि 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 8 का होगा -8। ठीक है, अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसका आंसर प्लस में होगा, प्लस में है तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जिसको जोड़ने से हमारे जीरो आए। जैसे -9 में हम क्या जोड़ें कि हमारा जीरो आएगा, तो -9 में है ना, -9 में अगर हम +9 करते हैं तभी हमारा जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि -9 का योज्य प्रतिलोम 9 होगा। और अगर आपको पूछे कि 9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 9 का -9 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि प्लस में संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में होगा, अगर माइनस में संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -9 दिया गया है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा +9। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3 +9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है 4.5 का वर्ग होगा। अब वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या को 2 बार गुना करना, 2 बार गुना करना, 2 से गुना करना नहीं। ठीक है, आपको 4.5 को 2 टाइम्स मल्टीपल करना है, 2 बार गुना करना है। जैसे आप 4.5 को 2 बार गुना करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 20.25। ठीक है, आप गुना करके चेक करके देख सकते हैं, 20.25 आपका आंसर होगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, 20.25। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है √8,100 यानी कि 8100 का आपका मान क्या होगा। रूट में दिया है, वर्गमूल आपको निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के कैसे निकालते वर्गमूल? वर्गमूल हम निकालते हैं 2 विधियों से, एक तो गुणनखंड करेंगे, या तो गुणनखंड करेंगे या फिर भाग करेंगे। ठीक है, तो 81 जो होता है ना, 81 9 को अगर 2 बार गुना करते हैं हमारे 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 को 2 बार गुना करने से हमारे 81 आता है। आप 9 लिखिए, इसका वर्गमूल 9 होगा। और कितना जीरो है? 2 जीरो है, 2 जीरो का हम 1 जीरो लिखेंगे, है ना, तो हमारा कितना आएगा आंसर, 90 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 90। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा 90। ठीक है, कोई भी संख्या आपको वर्गमूल अगर करने दे तो आप क्या करेंगे, उसको गुणनखंड विधि से करिए या फिर भाग विधि से करिए, और 2 का एक जोड़ा हम बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से पूछा है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन होने की अभी क्या विशेषताएं हैं? तो पूर्ण घन संख्या हम देखेंगे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, ठीक है, और 0 में भी कितना जीरो होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 3 जीरो है ना, और उससे 3 जीरो से पहले जो संख्या रहेगा अगर उसका घन हो पाता है, घन का मतलब ये हुआ कि वो किसी का क्यूब में आता है, 3 बार गुना करने से वो संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण घन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन हमारा पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है आपको मैं ध्यान से बता, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया है, सबसे पहला अंक 3 है,
पहला अंक 3 है। 3 किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने से 3 नहीं आता है, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका पूर्ण घन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपका 3 जीरो दिया हुआ है, ठीक है। अंत में देखिए 3 जीरो दिया हुआ है और पहले क्या है, संख्या 1 है। 1 को हम 3 बार गुना करके 1 प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 का 3 बार गुना करने से 1 प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर रहा बात 3 जीरो का, तो 3 जीरो का मतलब ये हुआ कि जगह अगर हम 10 को 3 बार गुना करते हैं ना, ठीक है, अगर हम 10 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1000 प्राप्त होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 1000। 1000 हमारे क्या है, पूर्ण घन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 1000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है 27000 का घनमूल क्या होगा, घनमूल निकालना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, घनमूल के लिए 27 का आप गुणनखंड करिए। जैसे ही आप 27 का गुणनखंड करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 कितना आया, 3 2 3 आया। अब घनमूल में जो है ना हम लोग क्या करते हैं, 3 से 3 का एक जोड़ा बनाता है, तो यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बनाएंगे तो 3 आएगा। और इसके पीछे जीरो कितना है, 3 जीरो है, 3 जीरो से आप एक जीरो लीजिए, कितना आया, 30 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा 30 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 30 आएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा 30। 2700 का घनमूल क्या होगा, 30 होगा। 30 को आप अगर 3 टाइम्स मल्टीपल करते हैं आपका 27000 आएगा, सॉरी 27000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1024 इनमें से किसके बराबर है। आप 1024 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 लेके जब उसका एलसीएम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 10 बार 2 आएगा। 1024 का जो गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 आपका 10 बार आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 7 का पावर 5 डिवाइड 7 का पावर 2 बराबर है। ये आपका एक फॉर्मूला पे आ गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है, घातांक और घात के नियम में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या कहते हैं कि a का पावर m डिवाइडेड हमारा होता है a का पावर n। तो फॉर्मूला हमारा है क्या, a का पावर m माइनस n, है ना, a का पावर m माइनस n। तो यहाँ आप देख सकते हैं a हमारे क्या है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। m क्या है, 5 है ना, तो 5 लिखेंगे। 7 का पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा, 7 का 2, a का पावर m माइनस n। आपका ऑप्शन 3 में जो है ना इसे लिखा हुआ है क्या है, 7 का 5 माइनस 2, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा 7 का पावर 5 माइनस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक गुणांक मतलब ये हुआ कि xy में कौन सी संख्या गुणांक के रूप में है। तो संख्यात्मक गुणांक क्या है, -2 है। आप देख सकते हैं xy में क्या कौन सी संख्या गुणांक के रूप में है, -2, तो इसका आंसर क्या होगा, -2, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। द्विपद का बात की गई है और आपको ऑप्शन में ध्यान से देखना होगा कि किसमें किसमें द्विपद है। पहला ऑप्शन में आपका 2 पद है क्योंकि x² - 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2xy है, ठीक है। ये आपका क्या है, ओनली xy है, ये आपका 2x² है। ये बाकी जो 3 ऑप्शन है ये सभी एक पद है, सिर्फ इसमें एक ही पद है। और इसमें क्या है, आपका 2 पद है, एक है x² और एक है -1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 5x² के समान पद है। 5x² के समान पद यानी आपको देखना होगा इन दिए हुए ऑप्शंस में और x² कहाँ पे है। आपका ऑप्शन 2 में x² है, ठीक है। आपका ये नहीं कहा कि आप 5x² और कहाँ पे है। समान पद का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे इसमें 5x² में आपका कोफिशिएंट देखना होता है। कोफिशिएंट मतलब कि चर राशि देखिए x² है, तो इन सभी ऑप्शंस में किसमें x² दिया हुआ है वो आपको ध्यान से देखना है। वो आपका सिर्फ किसमें दिया है, ऑप्शन 2 में आपका दिया है x² -7x²। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है क्या, 12 का क्वेश्चन ये पूछा है कि 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा। 3x + 9, इसमें से तो आप 3 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 3x + 9 में आप जैसे ही आप 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन बाहर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 × x + 3। तो आपका जहाँ पे 3 × x + 3 है, आपको वहाँ पे क्या करना, टिक करना है ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 3 × x + 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन 13 में आपका लिखा है a + ac + a² का सार्वगुणनखंड है। अब सार्वगुणनखंड जो वर्ड आया इसका मतलब आपको समझना होगा। सार्वगुणनखंड मतलब ऐसा संख्या, ऐसा गुणनखंड जो तीनों में है। जैसे यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे टोटल 3 पद है, 1 2 3 पद है। आपको ये देखना होगा कि तीनों में कौन सी चर राशि तीनों में है।
तो सिर्फ और सिर्फ वो ए है। आप देख सकते हैं पहले में भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो आपका सार्वगुणनखंड क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सार्वगुणनखंड क्या है आपका, ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको x/3 + 1 = 7/15 का हल होगा। आपको x मान का मान निकालना है इसमें। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, हम इसे हल करेंगे। कैसे करेंगे हल, देखिए ध्यान से, x/3 है + 1 है = 7/15। अब क्या होगा यहाँ पे, x का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 3/3 हो जाएगा, ये = 7/15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से x + 3 बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डिवाइडेड 3 था ना, वो 7/15 के यहाँ पे गुना हो जाएगा, डिवाइड के रूप में था, गुना हो जाएगा। तो जैसे ये गुना हो गया, अब आपका क्या करना है, x + 3, ये आपका मल्टीप्लाई 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21/15। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही हम x का वैल्यू निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, 21/15 - 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, x बराबर क्या होगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 21 - 45 क्यों हुआ, क्योंकि आपका डिवाइड 15 था, वो 15 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ आंसर होगा कितना, इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो रहा है 24 -24/15। ये कटेगा आपका, किससे कट रहा है, -8/5 से कटेगा। ठीक है, -8/5, तो इसका आंसर आएगा -8/5। अब देख सकते हैं ऑप्शन में जहाँ भी आपका -8/5 है वो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन 4 में आपको -8/5 दिया है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है 15z, ध्यान से देखिए उसमें z लिखा हुआ है। ठीक है, 15z - 25 / 5 का मान क्या होगा। आपको 15z - 25 को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 15z - 25 डिवाइडेड बाय आपको करना है 5, तो 15z के तरफ भी आप 5 दे दीजिए, अलग अलग करिए, माइनस क्या लिखा है 25/5, ये कटेगा हमारा, ये कटेगा हमारा 3 आएगा, ये कटेगा हमारा 5 आएगा। हमें क्या मिला दोस्तों, हमें मिला 3z है आपका। ठीक है, 3z माइनस हमें 5 मिला, तो आपका राइट आंसर होगा 3z - 5। जहाँ भी आपका 3z - 5 लिखा है वही ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन 4 में आपका 3z - 5 लिखा हुआ, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में p/7 = 24, तो p का मान क्या होगा, p/7 24 है, p का मान। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जो है ना p के साथ किस रूप में है, डिवाइड के रूप में है, बराबर के उस पर जाएगा, वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 × 7 हो जाएगा। तो 24 × 7 जब करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका हो जाएगा ये 168, आपका मल्टीप्लाई करने से होगा। तो जहाँ भी आपका ऑप्शन में 168 है आपका वो राइट आंसर होगा। जैसे ऑप्शन 3 में आपका 168 है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका थोड़ा सा हार्ड टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इजी से बना लेंगे इसको। क्वेश्चन 17 में पूछा है एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है, 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 80,000 रुपया उसका अंकित मूल्य है ना, यानी एक्चुअल प्राइस 80,000 है, 20% जीएसटी लगा रहा है उसमें, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, क्या बोला है आपको, 80% था, 80,000 था, सॉरी 80,000 रुपया था पहले, 80,000 का कितना परसेंट जीएसटी लगा रहा है, 20%। तो 80 का 20% आपको पहले निकालना है। यहाँ से 80 का 20% जैसे निकालेंगे तो आपका कितना हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा रहा है, 16,000 आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। ठीक है, 16,000 आपका क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, यानी कि 16,000 आपको ऐड करना होगा 80,000 में। तो जैसे ही आप 80,000 में आप 16,000 ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है, 80,000 में 16,000 ऐड करेंगे तो हमारा हो रहा है टोटल 96,000। यानी कि अभी स्कूटी का नया मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, कितना दाम पे बेचेगा, 96,000 में बेचेगा। तो ऑप्शन 4 में आपका 96,000 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 लिखा हुआ, ये 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा।
एक दर्जन में कितना कितना पीस होता है, एक दर्जन 12 पीस होता है, ठीक है। तो 12 पीस को ध्यान से देखिए, 12 पीस का मूल्य है 60 रुपया। 10 दर्जन की बात कही जा रही है, सीधा सा आपको क्या करना है, एक दर्जन का बोला है 60 रुपया, 10 दर्जन की कितना होगा, 60 से 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 60 को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 600 रुपया इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, 600 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 19 आपका। दी गई आकृति में, एक आकृति आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। दी गई आकृति में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका एक एंगल का वैल्यू दिया गया है 40 डिग्री, एक एंगल का वैल्यू दिया गया है, आपको निकालना क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है। और आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 40, है ना, 40 इजिकल टू लिखेंगे 360। क्या करना है आपको, 360 से 40 माइनस कर देंगे। देखिए जब हमें निकालने के अलावा क्या बोला है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z आप निकालिए। x y z का वैल्यू नहीं निकालने बोला है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन घुमाया है आपका, ठीक है। आपको x y z का वैल्यू निकालना नहीं बोला गया है, सिर्फ बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का योग क्या होगा वो बताइए आप। तो योग में हम क्या करेंगे, 360 से हम 40 माइनस कर देंगे। तो जब 360 से 40 माइनस करेंगे क्या होगा हमारा 320। तो आपका जिस ऑप्शन में भी आपका जो 320 है वो आपका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 में 320 दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा आपका घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो उसका 6a² होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो आपका दिया गया है, थोड़ा सा ऑप्शन में आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है। ये पहला ऑप्शन आपका 2 पाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि घन में हमारा घन में त्रिज्या नहीं होती है, तो 2 पाई आर हम यहाँ नहीं ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई आर h प्लस आर है, ये भी नहीं हो सकता। 4 लेमडा ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका 6 लेमडा दिया गया, लेमडा का साइन नहीं होगा, a² का साइन यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका रॉन्ग दिया गया है 6 लेमडा। 6 लेमडा नहीं हो सकता, 6 लेमडा की जगह पे क्या होना चाहिए था आपका 6a² हो सकता है कि बाय मिस्टेकली ये मिस प्रिंट हो गया होगा। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर आपका 6a² होना चाहिए था। तो आप अपने कॉपी में 6a² ही लिखिएगा, 6a²। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6a², ठीक है। तो ये था हमारा आपका टॉप 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका मॉडल सेट 2 का वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और रहा बात एग्जाम का दोस्तों की, तो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन दिया गया था जैक बोर्ड की तरफ से, तो ये बताया गया था कि कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जाएंगे, उनका सब्जेक्टिव की कोई बात नहीं कही गई थी। और उनका एग्जाम कब होगा, उनका एग्जाम होगा जैसे ही इंटरमीडिएट और मैट्रिक का एग्जाम कंप्लीट होता है, उसके बाद ही उनका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पे हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्जाम जो है वो मार्च महीने के तीसरे सप्ताह से, यानी कि हो सकता है कि 24 मार्च से उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही उनका 24 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होता है, अप्रैल महीने तक उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा। अप्रैल का महीना में आप सबका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप निश्चित रहिए, आपका डेट निकलेगा और जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगा हम उस पर अपलोड कर देंगे, आपको उनको जानकारी मिल जाएगी। एग्जाम का पैटर्न में अभी कोई चेंजेस का बात नहीं की गई है, सिर्फ इतना आपको बताया गया है कि आपका एग्जाम क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होने वाला है। तो आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और भी विषयों का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वीडियो पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। आप शेयर करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप हमें प्यार देंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उतना ही अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तो पहले धन्यवाद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।